तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये है वीडियो नंबर 7 इस चैप्टर का। इसके पहले 6 वीडियोस मैंने किए हैं इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं किए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर पढ़ते हैं 3.3, जिसका टॉपिक का नाम है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो इसके पिछले टॉपिक में देखा कि जो गरीब लोग थे, जो अनएम्प्लॉयड थे, पुअर थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया। और हम देखने वाले हैं कि जो लिबरल्स लोग थे, यानी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था 1848 में। उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड स्टार्विंग पेजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848, अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। तो देखिए, हमने पिछले टॉपिक में देखा कि जो पुअर लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्टार्विंग पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो 1848 में यूरोपियन कंट्रीज में रिवॉल्यूशन कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ ही जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, यानी जो लिबरल आइडियोलॉजी के लोग थे, उनका भी एक रिवॉल्यूशन साथ साथ चल रहा था। जो फरवरी 1848 में इवेंट्स हुए फ्रांस में, उन इवेंट्स ने जो वहाँ की मोनार्की थी उसको राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और एक रिपब्लिक की घोषणा हुई, जो कि बेस्ड थी यूनिवर्सल मेल सफरेज पर। यूनिवर्सल सफरेज नहीं, यूनिवर्सल मेल सफरेज, क्योंकि इसमें जो पुरुष थे सिर्फ उन्हें ही कंप्लीट वोट का अधिकार था, महिलाओं को इस वोट से बाहर रखा गया था। In other parts of the Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demand for कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। तो देखिए, वैसे देश यूरोप के जहां पर अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की घोषणा नहीं हुई थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, वहां पर मेन एंड वुमेन जो थे, जो कि मिडिल क्लास के से बिलोंग करते थे, लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उन्होंने अपने डिमांड को एक साथ मिलाया और उन्होंने डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें कि नेशनल यूनिफिकेशन हो और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कंट्री चले। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of the nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of press and freedom of association। तो देखिए, ये सभी जो लोग थे, जो लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने इस पूरे सिचुएशन का एडवांटेज लिया, क्योंकि इस सिचुएशन में जो पुअर लोग थे, अनएम्प्लॉयड थे, पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, सभी क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो ये जो पूरा अनरेस्ट का माहौल था पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप नहीं, उसके यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में अनरेस्ट का माहौल था। वहाँ पर इस सिचुएशन का उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश की कि एक नेशन स्टेट क्रिएट किया जाए। एक नहीं, फॉर एग्जांपल अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, फ्रांस के रिवॉल्यूशन चाहते थे कि फ्रांस एक नेशन स्टेट बने, जर्मनी के लोग चाहते थे कि जर्मनी एक नेशन स्टेट बने, इटली के लोग चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बने, और जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, और भी अलग अलग तरह के फ्रीडम्स लोगों को मिले। अब आगे हम देखते हैं। In German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। जर्मन रीजन में एक बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जिनके की मेंबर्स मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जो कि प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस थे, वो सभी एक साथ आए और फ्रैंकफर्ट सिटी में एक साथ बैठे और वहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया कि वो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे, वो उन्होंने मार्च किया एक फेस्टिव प्रोसेशन के रूप में, और उन्होंने फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी जगह पर बैठे, और जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रहा था आपके चर्च ऑफ सेंट पॉल में हो रहा था, जहां पर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, जो कि हेड किया जाएगा एक मोनार्की द्वारा, जो कि पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होगा। तो जब उन्होंने इसके जो लीडर्स थे, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी थी या फिर पार्लियामेंट थी, इसके डिप्टीज या फिर लीडर्स ने इस पूरे ऑफर को, इस पूरा जो प्लान था, इसको ऑफर किया
प्रसा के जो राजा था उस समय का, फ्रेडरिक विलियम फोर, उसको, तो उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उसने उन सभी लीडर्स को ज्वाइन कर लिया, उन सभी राजाओं को ज्वाइन कर लिया जर्मनी के, जो कि इस पूरे असेंबली को अपोज कर रहे थे, इस पूरे इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर रहे थे। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social base of parliament eroded. तो जैसे जैसे जो एरिस्टोक्रेसी यानी मोनार्की का और मिलिट्री का विरोध जो था वो बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो पार्लियामेंट का सोशल बेसिस था वो भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसका रीज़न ये था कि जो पार्लियामेंट था वो डोमिनेट किया जाता मिडिल क्लास द्वारा, यानी जो वैसे लोगों द्वारा जो कि वर्कर्स के डिमांड को अपोज कर रहे थे, विरोध में थे उसके, और वैसे आर्टिसन द्वारा जो कि वर्कर्स के डिमांड को अपोज कर रहे थे। तो इस वजह से जो इनका सोशल बेस था, सोशल सपोर्ट था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और इसके अंत में जो ट्रूप्स थे यानी कि सैनिक थे वो बुलाए गए और उन्हें ये जो असेंबली थी इसे फोर्सली डिसबैंड कर दिया गया, इसे फोर्सफुली खत्म कर दिया गया, फोर्सफुली खत्म कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द इशू ऑफ extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement। तो जो महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने की बात थी, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू थी पूरे लिबरल मूवमेंट में, जिसमें कि बहुत सारे लोग सपोर्ट में थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट में नहीं थे। इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। तो ये जो पूरा लिबरल मूवमेंट हो रहा था इसमें महिलाएं भी बहुत बड़ा योगदान कर रही थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा था कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं वोट देने का या फिर दूसरे पॉलिटिकल राइट्स, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय था और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में मतभेद थे। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो जो इस बात को ध्यान में देते हुए कि आखिर इन लोग क्या सोच रहे हैं, जो महिलाएं थी उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना लिए, न्यूज़पेपर अपने बैठा लिए और पॉलिटिकल मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट करने लगी और डेमोन्स्ट्रेशंस वो देने लगी। डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड, आगे हम बढ़ते हैं। डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। तो इन सभी चीज़ों को करने के बावजूद उन सभी को वोट देने का अधिकार देने से बाहर रखा गया जब असेंबली का इलेक्शन होने लगा, जो जिस असेंबली की हम ऊपर बात कर रहे थे। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। तो जब ये पार्लियामेंट बैठी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो वहाँ पर जो महिलाएं थी उनको सिर्फ विजिटर्स गैलरी में बैठने की आज़ादी मिली, बैठने का परमिशन मिला और वो सिर्फ वहाँ से बैठकर देख सकती थी, उसके अलावा और भी कुछ करने की परमिशन उन्हें नहीं थी। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स थे वो 1848 के रिवोल्ट को दबाने में सक्सेसफुल रहे, जो लिबरल मूवमेंट हुआ उसको दबाने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन वो पुराने जो सिस्टम था, पुराना ऑर्डर था, उसको फिर से लागू करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मोनार्क्स वेयर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्टिक रिवॉल्यूशनरीज। तो जो मोनार्कीज थे यानी जो राजा लोग थे, उन्हें ये समझ में आने लगा था कि ये जो बार बार रिवॉल्यूशन होता है और बार बार हम इसको दबाते हैं, इसको खत्म एक बार में तभी किया जा सकता है जब हम कुछ जो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं इनको कुछ परमिशन दे दें या फिर इनको इनकी मांगे कुछ हम पूरी कर दें। Hence, in the year of 1848 में the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already been taken in the Western Europe before 1815। तो 1848 के साल गया, फिर उसके सालों के बाद में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने ऐसे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे। द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेशन एंड इन रसिया। तो जो बंधुआ मजदूरी थी और भूदासत्व जो था उसको खत्म कर दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनेशन में, और जो रसिया में था वहां पर भी। हैब्सबर्ग रूल्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1868। तो हैब्सबर्ग रूलर जो थे उन्होंने ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी हंगरियंस को 1867 में, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए।
तो इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 4 है, जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली। जर्मनी और इटली किस तरीके से बने थे। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ और चीज़ें हम यहाँ ध्यान दे लेते हैं। इस इमेज को जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सन बॉल की इमेज है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, जिसमें कि नीचे जो हैं जेंट्स बैठे हुए हैं जो कि 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे। इसके बाद ऊपर देख सकते हैं महिलाएं बैठी हुई हैं, जिनको कि ऊपर से बैठ कर देखने का परमिशन था। इसके बाद फेमिनिस्ट, यहाँ पर एक वर्ड है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर। तो ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर इस सोर्स सी को आप पढ़ सकते हैं। सोर्स सी में बताया गया कि हाउ वेयर द लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। तो उस समय के कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को बताया गया, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में 4th नंबर टॉपिक के साथ।